नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नील में। दोस्तों इंडिया जीके की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर दोस्तों अपन ने 4 वीडियो देख चुके हैं। आज अपन दोस्तों 5वां वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इंडिया जीके 5000 जो क्वेश्चन की सीरीज है वहां से आप देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है। केसर के उत्पादन का एकमात्र राज्य पूछा है। ऑप्शन है आपके पास ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहां पर जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर यहां पर एकमात्र राज्य है दोस्तों भारत का जो केसर का उत्पादन करता है। आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1952, 1973, 1970। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 1970 ईस्वी से। दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन फ्लड था क्या। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो था वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित था, यानी कि ये सीधे सीधे किससे संबंधित था? श्वेत क्रांति से। ठीक है। और श्वेत क्रांति जो थी दोस्तों, ये श्वेत क्रांति का नाम देकर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति का नाम देकर 1970 में ये शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था, जिसका जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों वो डेयरी विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो डेयरी विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों जो इसके लिए किसका नाम सबसे पहले आता है तो जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, वर्गीस कुरियन, ये दोस्तों इसके जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। अगर दोस्तों यहां पर बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दोस्तों आपको पता है मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया स्टेट कहा जाता है। सोया स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो किसका होता है? सोयाबीन का। सोयाबीन का उत्पादन यहां पर सर्वाधिक होता है, इस कारण इसे सोया स्टेट कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर प्रमुख फसल की बात की जाए तो प्रमुख फसल कौन सी है मध्य प्रदेश की? गेहूं प्रमुख फसल है। आगे दोस्तों अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की प्रमुख फसल कौन सी हो जाएगी? गेहूं, और साथ में एक और फसल कौन सी हो जाएगी? धान। ठीक है। तमिलनाडु की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी हो जाएगी? चावल हो जाएगी। मतलब सर्वाधिक उत्पादन गेहूं और धान का सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में होता है। तमिलनाडु में मुख्य रूप से चावल का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है वो किसका होता है दोस्तों? गेहूं का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही क्या पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? जल विद्युत ऊर्जा की, ताप विद्युत ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की या फिर परमाणु विद्युत ऊर्जा की। दोस्तों मैं एक एक डेटा दे देता हूं इन चारों ऑप्शंस के लिए, तो फिर आपको तय करना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों यहां पर बात की जाए जल विद्युत की, तो जल विद्युत का जो योगदान है वो है 12.6%। कुल ऊर्जा उत्पादन में 12.6% जो है वो जल विद्युत का है। ताप विद्युत का दोस्तों 63.2% हो जाएगा। और सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो 22% भागीदारी है। और परमाणु विद्युत ऊर्जा की जो भागीदारी है वो 1.9% है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका आंसर जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है सर्वाधिक भागीदारी किसकी है, तो ताप विद्युत ऊर्जा की सर्वाधिक भागीदारी है भारत के अंदर। 63.2% जो है भागीदारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? नरोरा, काकरापार, तारापुर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों परमाणु ऊर्जा का सबसे पहले उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था? तारापुर में शुरू हुआ था। दोस्तों अगर तारापुर के बारे में बात की जाए तो तारापुर जो है वो महाराष्ट्र के पालघर में, कहाँ पर है ये? पालघर महाराष्ट्र में ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर। इसकी स्थापना हुई थी कब दोस्तों? 2007 के अंदर इस परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, खनिज तेल के भंडार किस प्रकार की चट्टानों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? अवसादी,
कायांतरित, आग्नेय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कायांतरित जो चट्टानें होती हैं उनमें मुख्य रूप से किसका उत्पादन होता है, खनिज तेल का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? सर्वाधिक जो रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि जो सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है, या फिर सर्वाधिक लोग कार्यरत किस उद्योग में है? जूट उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, चीनी उद्योग में, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। जो फैक्ट्री है कपड़ा उद्योग की, जो उद्योग होते हैं कपड़े के, सूती वस्त्र उद्योग के, वो भी इसी में सम्मिलित होते हैं। तो वो क्या होते हैं? सर्वाधिक रोजगार देने वाले उद्योग होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि सीमेंट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर इन तीनों राज्यों की बात करी जाए तो तीनों राज्यों में सीमेंट का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो है अग्रणी राज्य, मतलब सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन ए बेंगलोर, झारखंड, कानपुर, या फिर चेन्नई। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं बेंगलोर के बारे में बात करूं तो बेंगलोर को इंडिया का आईटी हब कहा जाता है। आईटी हब यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हब है वो कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर है। इसे क्या कहा जाता है? और बेंगलोर के बारे में अगर और बात की जाए तो दोस्तों इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली, या फिर इसे भारत की आईटी राजधानी कहा जाता है। भारत की आईटी राजधानी। और एक और तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही गया है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, या फिर मैसूर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय जो भारतीय भाषा संस्थान है उसकी जो कहाँ स्थित है, तो मैसूर में स्थित है, मैसूर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया है? कौन सा है? भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, या फिर कोलकाता। तो दोस्तों भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट कौन सा है? जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। जमशेदपुर नगर है जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? टाटा नगर भी कहा जाता है। वर्तमान में इसे टाटा नगर भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों जमशेद जी टाटा ने। जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। ये भारत का सबसे बड़ा प्लांट है, स्टील का सबसे बड़ा प्लांट है ये भारत में। दोस्तों इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों टाटा स्टील। टाटा स्टील इसका नाम है। अगर दोस्तों बात की जाए तो इसे जो बताई दिया मैंने आपको, जमशेदपुर जो है इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? टाटा नगर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी इस कंपनी की? तो 1907 में, 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेल को कितने जोनों में विभक्त किया गया है? दोस्तों जोन की बात की जाए तो भारतीय रेल को 9, 11, 14 या 17। तो दोस्तों जोन की बात की जाए तो जोन कितने हैं भारतीय रेल के? 17। अगर दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे से संबंधित कि भारतीय रेल को कितने डिवीजन में विभक्त किया जाता है? 17 जोन और डिवीजन कितने हो जाएंगे? 73 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन रेल से ही पूछा गया है कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? ठीक है, कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? दोस्तों क्वेश्चन यहां पर इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की रेल लाइनें हैं। ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4 या 5। दोस्तों भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग या रेल लाइनें हैं। इसमें दोस्तों 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखते हैं ब्रॉड गेज, ठीक है, यानी कि जो सबसे चौड़े वाले होते हैं इनके बीच की जो दूरी होती है वो सर्वाधिक होती है। कितनी होती है दोस्तों? 167.6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 167 यानी कि दोनों जो पटरियां होती है, दोनों पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 167.6 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी होती है। यानी कि अगर आप इसको फिट में चेंज करोगे तो 5 फीट और कितने हो जाएंगे दोस्तों? 6 इंच इनके बीच की दूरी हो जाएगी।
ठीक है। ये दोस्तों जो पहली रेल भारत में चली थी वो भी इसी साइज की जो रेल लाइन थी उसी के ऊपर चली थी। दूसरा दोस्तों जो है वो हो जाएगा आपके पास मीटर गेज। जैसा कि दोस्तों इसका नाम से ही लग रहा है मीटर गेज है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, यानी कि कितने हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर के बराबर दोनों पटरियों के बीच की दूरी हो जाएगी। आप इसको अगर फीट में कन्वर्ट करना चाहो दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 फीट और लगभग 33, मतलब ये अप टू चलता जाएगा तो 3 फीट 33 इंच लगभग हो जाएगा। तीसरी जो है वो दोस्तों है नैरो गेज या फिर संकीर्ण गेज भी कहा जाता है, नैरो गेज। इनके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, अगर सेंटीमीटर में बात की जाए नैरो गेज की तो 76.2 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी होती है, या फिर 2 फीट और 6 इंच क्या है दोस्तों दूरी हो जाएगी इनके दोनों पटरियों के बीच की दूरी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये है कि भारत में जितनी भी जो रेलवे लाइनें हैं जैसे नैरो गेज है, इनको धीरे धीरे बंद कर कर कहाँ पर लाया जा रहा है, ब्रॉड गेज में लाया जा रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होती है। ब्रॉड गेज क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। अब दोस्तों केवल एक ही रेल चलती है नैरो गेज में, वो भारत की कौन सी है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। दोस्तों ये एकमात्र रेल है जो भारत में अब तक इस पर चल रही हैं नैरो गेज पे। बाकी सभी नैरो गेज को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक दोस्तों क्वेश्चन आता है, एक नया क्वेश्चन बनता है कि जो मेट्रो रेल चलती है, सिटी के अंदर मेट्रो रेल चलती है, उसके लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड गेज यानी कि मानक गेज जिसे हिंदी में कहा जाएगा उसका उपयोग किया जाता है। इनकी जो दोनों पटरियां होती है उनके बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों, 143.5 सेंटीमीटर लगभग इतनी होती है। 143.5 सेंटीमीटर क्या होती है, दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है। ये केवल मुख्य रूप से मेट्रो रेल के लिए ही प्रयोग की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना होती है 1861, 72, 86 या फिर 99। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। क्लियर है? 1872 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो जो लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये भारत के क्या थे उस टाइम पर, वायसराय थे। ठीक है, 1972 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। लेकिन दोस्तों ये पहली जनगणना थी, लेकिन अगर बात की जाए पहली नियमित या फिर पहली दशकीय जनगणना की, यानी कि जो अभी वर्तमान में हर 10 साल में होती है, तो वो हुई थी 1881 के अंदर। ठीक है, ये पहली दशकीय जनगणना थी। और दोस्तों जो वर्तमान में जो 2011 की जो अंतिम जनगणना कौन सी हुई थी, दशकीय जनगणना, वो 2011 में हुई थी, जो भारत की 15वीं जनगणना थी। दशकीय जनगणना कौन सी थी? 15वीं, यानी कि 15वीं 1872 को मिलाकर ये 15वीं जनगणना थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा जो है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। अगला देखते हैं। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? बिहार, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। यानी कि दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात सर्वाधिक है या फिर सेक्स रेशो सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य जो है उसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगर दोस्तों 2011 की जनगणना की बात की जाए, 2011 की जनगणना की बात की जाए दोस्तों, तो केरल का जो सेक्स रेशो है, केरल का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 1084, यानी कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? 1084 इस राज्य में लड़कियां हैं। सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए दोस्तों तो वो कहां पर है? हरियाणा राज्य में है। कितना है यहाँ पर? 879 क्या है यहाँ का रेशो है, लिंगानुपात कितना है? 879 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 879 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सबसे कम लोग किस राज्य में निवास करते हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर सिक्किम? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, गन्ना या फिर चना? तो भारत की जो सबसे प्रमुख खाद्य फसल है वो दोस्तों कौन सी हो जाएगी? गेहूं प्रमुख रूप से खाद्य फसल है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसके पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है अभी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। सोयाबीन के उत्पादन के अधिक होने के कारण इसे सोया स्टेट कहा जाता है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपको जो भी डाउट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।